कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन, केमिस्ट्री वाले बताएं जरा, क्योंकि ये कार्बन इनमें मौजूद होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कुछ हो सकते हैं, सल्फर, बिल्कुल, नाइट्रोजन भी होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। इस वजह से इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जब मिलके बनते हैं तो इन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या नाम देते हैं इन्हें? कुछ लफ्जों में, कुछ जगहों पे इन्हें अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। वैसे इसको उर्दू में लिखा जाए तो अमाइनो एसिड्स है ये, अमाइनो एसिड। तो कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो बेसिकली किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड कब? जब ये अमाइनो एसिड्स मोर देन 10,000 कंबाइन होंगे, ठीक है, मतलब बहुत लॉन्ग चेन्स बनती हैं इनकी, और उनमें बॉन्ड किस बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में उस बॉन्ड का नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा सर? पेप्टाइड लिंकेज भी उसको कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। उसके थ्रू ये आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। जनरल फार्मूला इसमें बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स में बेसिकली कार्बन होती है, अगर इसको मैं वैसे लिखूं कार्बन होती है, और इसमें अमाइन ग्रुप होते हैं। अगर जनरल फार्मूला में ऐसे लिखूं तो ये चीज जी कार्बोक्सिल एसिड है, ठीक है। आप बताएं और क्या? अमाइनो, केमिस्ट्री वाले जी, अमाइन ग्रुप, उसके बाद अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक हमारा फार्मूला, मतलब एक अमाइनो एसिड है। यही अमाइनो एसिड जब साइड बाय साइड मिलते हैं तो इनमें से वाटर रिमूव होता है। अगर एक मैं बना देती हूँ तो आसान रहेगा। इधर मैंने एक और कंपाउंड बना दिया, अमाइन ग्रुप साथ लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइन ग्रुप। आप बताइए कौन सा ग्रुप है? NH2 को अमाइन ग्रुप कहा जाता है, और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसके अंदर हम मतलब CH3 CH4 आगे मतलब लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, इसलिए ये हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हमारा होना क्या, हम चूंकि प्रोटीन्स बना रहे हैं तो प्रोटीन्स में हमने अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन को साथ साथ जोड़ने हैं। कौन से बॉन्ड के जरिए जोड़ने हैं आप बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वो बताएंगे कि हमारा वाटर रिमूव होगा, वो आगे की कहानियां देखते हैं। ये OH रिमूव होगा, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो इसको हम नाम देते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होती है ना वाटर की, वाटर ने रिमूव होना है, तो तब आपका प्रोटीन बननी है और अमाइनो एसिड का यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाना है, जिसको हमने नाम देना है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, यहां से हमारा OH निकल गया, यहां से एक OH निकलेगा, तो रिमूव क्या हुआ? वाटर। पीछे जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो आपका रहेगा, आप लिखवाइए मुझे ये, यहां से क्या चीज मिसिंग हुई है? COOH, हाँ जी, R और NH। अब देखें ना, NH2, एक H हमने यहां से पिक कर लिया, ले लिया, बाकी हमारे पास क्या आएगा? NH, ये बॉन्ड बनेगा हमारा, यही वाला लिंकेज, ठीक है। और यहां से हमने OH लिया तो यहां पे CO बॉन्ड आएगा, और ये एज इट इज कार्बन, और ये हमारे बेसिकली होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज को हम कहेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली, ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान होते हैं। यहाँ पे जब इसमें से वाटर को हम रिमूव करवाते हैं, इसकी डिहाइड्रेशन होती है। बेसिकली यही बात बताई जाती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसमें जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये अमाइन ग्रुप का मतलब NH रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेडिकल रह जाएगा, और ये CO बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे पेप्टाइड। ये वैसे तो बेसिकली केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में एज इट इज इसका नहीं बताया जाता, लेकिन आपको मतलब बताना पड़ा क्योंकि। और इसी तरह मोर देन 10,000 इसी तरह के पेप्टाइड लिंकेज अगर कंबाइन होते हैं तो हमारी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, यूजेस प्रोटीन्स के। सोर्सेज बता देते हैं कि प्रोटीन्स हमें कहाँ से हासिल होती हैं जी। प्रोटीन आप फूड खाते हैं, अभी हमने बात किया कि फूड डाइजेस्ट होती है, फूड सोर्स है, और फूड जब डाइजेस्ट होती है तो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। तो आप बताइए फूड कौन सी आप खाते हैं डेली लाइफ में? फूड पहले बता लें कौन सी खाते हैं, उसमें फिर देखेंगे कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। प्लीज आप बताइए केमिस्ट्री स्टूडेंट जी। मीट खाते हैं बिल्कुल, और जी दालें, पल्सीज, ओके। आप बताइए? अंडे खाते हैं, एग्स। आप बताइए सर? आलू, उसके बाद और उसके बाद एग,
ठीक है। तो ये सारा जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। सोर्सेज में हम इसके लिखेंगे, प्लीज बी साइलेंट, आवाज नहीं आए, आवाज आ रही है आप लोगों की। सोर्सेज में देखिए, इसके सोर्सेज में आएंगे आपके, आप बताएं लिखवाएं मुझे। मीट, वेजिटेबल्स और पल्सेस, दालें वगैरह, ठीक है, और एग, फिश, मीट हर तरह का मीट, उसमें प्रोटीन्स होंगी। ये हमारे मेन बेसिक सोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये बॉडी में जाके दो तरह का काम करते हैं, एक तो हमें एनर्जी दे रहे हैं, और हमने ये बात कही हुई है कि जो एनर्जी हमें मिलती है, इधर से इसके यूजेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी से आगे इसके यूजेस निकलेंगे। हम ये बात करते हैं कि जब हम फूड अंदर लेके जाते हैं, एक तो हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी यूज होती है हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। मसल्स हो गए, नेल्स हो गए, स्किन हो गई, हेयर्स हो गए। जी आप बताइए प्लीज, एनर्जी के अलावा प्रोटीन्स हमें कौन कौन से यूजेस हैं प्रोटीन के, ओवरऑल करते हैं, फिर उसको वन बाय वन करते हैं। एनर्जी के अलावा प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं। जी वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है, शाबाश। ओके। उसके बाद मसल्स में बात करें तो कौन सी प्रोटीन्स हो सकती हैं? बायो के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्लीज बोले, अभी आवाज आई है बिल्कुल एग्जैक्ट। मायोसिन और एक्टिन मसल्स की बात होगी, क्योंकि ये हमने पहले रेडी मतलब पढ़ा हुआ है ये चीज, तो मैं थोड़ा उसको गो थ्रू करूंगी, लिखने में ऐसा सच मतलब नहीं है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर और किसका बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें जो है वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है और उसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। जी अभी आवाज आई है यहाँ से, डीएनए, आरएनए, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हमने डीएनए में पढ़ी हुई हैं, वो कौन बताएगा? जी प्लीज। एडेनिन से स्टार्ट करेंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रही हैं। उसके बाद हम इधर लिख देते हैं बेशक वन बाय वन, असल में मैं ज्यादा डिस्कशन पे लग जाती हूँ तो लिखने का जो है वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैं सोर्स क्या लिखूंगी, एनर्जी पे आऊंगी। सबसे पहले इन चीजों से हमें फूड के थ्रू एनर्जी मिली, क्या मिली? एनर्जी मीन ताकत, ठीक है, भूल तो नहीं गए। सेकंड है हमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे ये यूज होती हैं, प्रोटीन्स स्ट्रक्चर बनाती हैं बॉडी के, ठीक है। और इसको प्रोटीन्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। मैक्रो मीन हाई, बड़ा, लार्ज, क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर से तकरीबन ये बना रही होती हैं। अब नेल है, हेयर्स है, तो हमारी बॉडी में कितनी जगह पे, अब स्किन में भी आपकी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रोटीन जरूरी है, तो इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, क्योंकि जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होता है प्रोटीन को। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पे बात आ गई, तो मैंने मैक्रो की बात की, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अभी हमने डिस्कशन की है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जी बताइए। न्यूक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड? अभी बात हुई है डीएनए, आरएनए वगैरह में, और क्रोमोसोम्स में भी हिस्टोन प्रोटीन्स। किसको याद है हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स में? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो, सेल के अंदर कौन सी चीज प्रोटीन से मिलकर बनती है? राइबोसोम्स के अलावा, अदर देन राइबोसोम्स एंड दीज ऑल आर एक्सेप्ट दीज, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, बाइलेयर लिपिड्स, उसके अंदर प्रोटीन्स आपकी धंसी हुई होती हैं, एम्बेडेड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड ये वाले बनाने के लिए भी प्रोटीन यूज होती है, और सेकंड वन सेल मेम्ब्रेन। अगर मेरा टाइम ओवर हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। प्रोटीन आगे, अच्छा एक और चीज प्लीज डिस्कस कर लेती हूँ। हम इसको देखते हैं और तो इसके बहुत से यूज होते हैं। एक यूज है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर अगर आपको बात हो तो, क्योंकि ये हमारा लेक्चर ही ऐसा है कि ये रिमाइंड हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टर में ये ब्लड में, अब ब्लड में आपको याद दिला रही हूँ, आगे आपने मुझे बताना है कि ब्लड में कौन सी प्रोटीन है जो कि बाइंडर के तौर पे यूज होती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है। हाँ जी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है। कहाँ होती है? रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है, आरबीसीज के अंदर। और इसका काम क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को। जो ब्रीथिंग हम कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो वो असल में अब ये वो चीज़ तो नहीं है कि हम जैसे पानी एक नाली में बस खुला छोड़ दिया हमने, तो ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी खुली छोड़ दी, नहीं। उसके लिए केमिकली हमने बताना होता है कि इस तरीके से बाइंड होके जाती है, तो उस बाइंडर के तौर पे हमारी हीमोग्लोबिन यूज होती है।
जब ऑक्सीजन ने